हाय गाइस, आप सब कैसे हैं? आई होप इसके पहले मैंने जो वीडियो लेक्चर दिए हैं वो सब आपने सुन रहे हैं और छोटा छोटा नोट्स तैयार कर रहे हैं, जिससे आप एग्ज़ाम के समय बस एक थ्रो आउट करें और एक सरसरी निगाहों से देखें और वो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएं। ठीक है, तो आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमारे एमकॉम का, जो कि बहुत ज़्यादा वेटेज रखता है एग्ज़ाम में, हम वो टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मार्केटिंग डिसीज़न। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगी बोल के, आप कॉपी पेन साथ रखेंगे और जो मैं आपसे बोलते जाऊंगी आप उस चीज़ को लिखेंगे। जैसे मैंने बताया कि मैंने बहुत सारी स्लाइडें इसमें नहीं डाली है, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बोल के बताऊंगी। तो आप जब भी वीडियो देखें, मैं एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप पेन कॉपी साथ लेकर बैठें। मार्केटिंग डिसीज़न क्या होता है? मार्केटिंग डिसीज़न विपणन संबंधित निर्णय बड़े जटिल और गंभीर होते हैं और इन निर्णयों का व्यवसाय पर व्यापक तथा दीर्घकालीन प्रभाव पड़ता है। ये बहुत ही बड़े एरिया को और बहुत लंबे समय तक इफेक्ट करता है। ठीक है, और ये निर्णयन क्षेत्र के कार्य क्षेत्र को परिभाषित करते हैं, बिक्री निर्धारित करते हैं तथा प्रमोशन क्रियाओं की सीमाएं तय करते हैं। इन सब का प्रभाव यह होता है कि निर्णयों का संस्था की छवि पर अमिट प्रभाव पड़ता है, जो मिट ना सके ऐसा प्रभाव पड़ते हैं। वो ऐसे डिसीजंस लेते हैं जिससे लॉन्ग टाइम तक जो हमारा इंस्टीट्यूशन है उसको वो क्या कर सके, लाभ प्रदान कर सके। निर्णय लेना प्रबंध का सबसे प्रमुख और आधारभूत कार्य है। विपणन के, मार्केटिंग के हर एक क्षेत्र में प्रबंधक को निर्णय लेने की आवश्यकता होती है, चाहे वो प्रोडक्शन से हो, सर्विसेज से हो, बाज़ार से हो, वितरण से हो, प्रमोशन से हो, प्राइस से हो। क्या प्राइस रखें, कैसी प्रमोशन टेक्निक्स अपनाएं, कैसे वितरण करें, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कहाँ से करें, कौन सा प्राइस डिटरमाइन करें, ये सारे डिसीज़न जो होते हैं वो मार्केटिंग डिसीज़न होते हैं। इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। हम अब यहाँ पे निर्णय लेंगे, हमने जो रिसर्च किया है अब उसके निर्णय लेने का समय है। ठीक है, वास्तव में एक संस्था में विपणन संबंध जो कुछ भी करता है निर्णयन के द्वारा ही करता है। वो कुछ भी काम करता है वो डिसीज़न के थ्रू ही करता है। कुशल एवं सही विपणन निर्णय पर ही संस्था की उत्पादकता, लाभ, विक्रय तथा विकास निर्भर होता है। प्रबंधक के लिए एक गलत विपणन निर्णय संस्था को असफलता और पतन की ओर ले जाता है, उसके विनाश का कारण बन जाता है। एक कुशल प्रबंधक जो होता है, जो कुशल मैनेजर होता है, जो मैनेज करता है, विपणन के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं और समस्याओं को अवसर के रूप में देखता है। वो जो सामने प्रॉब्लम्स है उसको वो अपनी अपॉर्चुनिटी समझता है। जो प्रॉब्लम्स हैं, जो दिखते हैं कि मैं कैसे मार्केट में अपने प्रोडक्ट लॉन्च करूँगा, क्या प्राइस रखूँगा तो लोग जो है सेटिस्फाई हों और मैं ब्रेक इवन पॉइंट में आ जाऊँ, मतलब एटलीस्ट मैं कम से कम जितना वेरिएबल कॉस्ट मैंने फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट मैंने लगाए हैं, क्या मैं उसमें से किसी को पैचअप कर सकता हूँ, पा सकता हूँ। वो बहुत सारे डिसीज़न लेता है। ठीक है, तो इस जो प्रमोशंस में अगर थोड़ी सी गलती हो गई, प्राइस आपने मतलब जो एफर्ट कर ही नहीं सकते, आपने ऐसा प्राइस ले लिया, आपने क्विक डिसीजन ले लिया, आपने एनालाइज नहीं किया मार्केट को, आपने अच्छे से मार्केट को रिसर्च नहीं किया, और तो फिर आपका जो निर्णय होगा वो असफलता और पतन की ओर लेके जाएगा और आपके विनाश, आपका जो हम क्या हैं, हम जब भी मार्केटिंग पढ़ते हैं तो हम अपने आप को क्या समझते हैं? बिजनेसमैन, एंटरप्रेन्योर। हम अपने आप को बिजनेसमैन समझ के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सारी चीज़ें एमकॉम में पढ़ते हैं, या हम कॉमर्स स्टूडेंट, एज अ कॉमर्स स्टूडेंट अपने आप को बिजनेसमैन समझते हैं। ठीक है,
एक कुशल प्रबंधक के क्षेत्र में आने वाली बाधाओं को वो क्या और जो समस्याएं हैं उसको वो क्या समझता है, ये उसकी अपॉर्चुनिटी है तथा सही एवं प्रभावी विपणन निर्णय के द्वारा उसे सुलझाने का प्रयास करता है। जो भी उसके सामने विपदाएं हैं, जो भी आप आती है कि आपको मैं बताई कि एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जो बाटा था वो किसी समय नंबर 1 शू मेकिंग कंपनी था। मतलब उसका बाटा का ऐसा था कि वो मार्केट में या फिर फर्स्ट में रहेगा रेस में, या फिर वो मार्केट से बाहर चला जाएगा। और आज बाटा उतना प्रचलित क्यों नहीं है? क्योंकि वो क्वालिटी पे ध्यान दिया। पर लोग क्वालिटी के साथ साथ प्राइस, डिज़ाइन, फैशन सब चाहते हैं। बाटा में आपको गुलाबी, नीले, पीले कलर के शूज़, चप्पल वगैरह नहीं मिलेंगे। वो इनोवेशंस नहीं किया, वो अपने मार्केटिंग में रिसर्च नहीं किया, उसने जो गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग काम नहीं किया। उसने कंज्यूमर, मेन जो कोर है, जो किंग है मार्केट का, कंज्यूमर, उसने कंज्यूमर के माइंड को नहीं समझा, उसके टेस्ट को नहीं समझा। उसने कंज्यूमर से रिलेटेड मार्केटिंग, कोई भी मार्केटिंग रिसर्च उसने अप्लाई नहीं किया, और वो अपनी ही बातों में रह गया कि लोगों को क्वालिटी चाहिए, बाकी चीज़ें मैटर नहीं करती, और वो क्वालिटी ही मेंटेन करते रह गया। और आज वो बाटा जो है मार्केट से बाहर है। मतलब उन्होंने मार्केटिंग को अच्छे से एनालाइज नहीं किया, और मार्केटिंग के इन्वायरमेंट के हिसाब से उसने मार्केटिंग डिसीजन नहीं लिया, इसलिए आज क्या है, वो असफल है। और असफल कहे तो वो मार्केट से बाहर ही है। तो विपणन निर्णय से आशय किसी अंतिम परिणाम पर पहुंचने या किसी बात के निश्चय से है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा विभिन्न विकल्पों में से एक चयन किया जाता है। ठीक है। निर्णय प्रक्रिया एक ऐसी प्रविधि है जिसके आधार पर विकल्पों की परिधि को सीमित किया जाता है। ठीक है। मतलब डिसीजन मतलब ही होता है हमारे पास बहुत सारी चीज़ें हैं और उसमें से हमको किसी एक को चयन करना है। मतलब विकल्प है हमारे पास, या हम ये करेंगे तो ये नहीं करेंगे, एक छूटेगा तो दूसरा लेगा। आप जनरल सेंस में समझिए, चयन करने का समय हमको तभी मिलता है जब हमारे पास संसाधनें सीमित होती हैं। सीमित संसाधन ही अपॉर्चुनिटी को, चयन की प्रक्रिया को जन्म देता है। अगर असीमित संसाधन है तो आप किसी को भी चुनो, किसी को भी यूज़ करो। मतलब आप ऐसे समझिए कि आपके पास जब बहुत पैसे होंगे जेब में, तब आप मार्केट में जाने से पहले ये नहीं सोचेंगे कि मैं क्या खरीद लूँ, क्या ना लूँ। मतलब आप अपने बजट का ध्यान नहीं रखेंगे, आप कुछ भी अनाप शनाप खरीद लेंगे। पर आपके पास जब सीमित पैसे होंगे आपके जेब में, आपने सिर्फ 200 रुपये ही रखा है, तो आप उसमें से, उस 200 रुपये में से आप ऐसे सामान खरीदेंगे जो आपके विकल्पों में से श्रेष्ठ हो। एक सही विकल्प का चयन करेंगे। उस 200 रुपये में ही आप बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लेने की कोशिश करेंगे। आप बहुत सारे अल्टरनेटिव में से बेस्ट चूज़ करने की कोशिश करेंगे। वहाँ पे आप डिसीज़न लेंगे। तो बस वैसा ही विपणन निर्णय से आशय किसी अंतिम परिणाम पर पहुँचने, ठीक है, लास्ट डिसीजन पर पहुँचने या किसी बात के निश्चय से है। यह एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें विभिन्न विकल्पों में से किसी एक को चयन किया जाता है। देखिए, अब मैं आपको कुछ विशेषताएं बताती हूँ। ठीक है, आप लिखेंगे विशेषताएं। विपणन निर्णय एक बौद्धिक कार्य है। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। ठीक है, ये एक बौद्धिक कार्य है। ये क्या करता है, दिमाग से, फर्स्ट इसकी विशेषता है, ये दिमाग से मानसिक प्रक्रिया का प्रयोग करके
ये विकल्पों में से जो बेस्ट विकल्प है उसका चयन करता है। और ये सोल ऑफ निर्णयन प्रबंध की आत्मा है। ठीक है, डिसीजन इज सोल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है जो रुकता नहीं है। एक बार आपने एनालाइज कर लिया, मार्केट को देख लिया, और उसके बाद ठीक है उसी के हिसाब से बनाते जा रहे हैं, बनाते जा रहे हैं। आपको तो पता है ना कि आप कभी ये नहीं बोल सकते आज जिस पोजीशन में हमारा मार्केट है, आप ये नहीं कह सकते कि मैंने जो फ़ोन ख़रीदा है वही बेस्ट है। हर एक घंटे में एक नया फ़ोन लॉन्च हो रहा है। तो आप संतुष्ट हो के एज अ बिजनेसमैन, आप संतुष्ट हो के एज अ कंपनी, एज अ फर्म, आप संतुष्ट हो के नहीं बैठ सकते। आपको उसमें कंटिन्यूसली क्या करना पड़ेगा, आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, प्रोग्रेस और इनोवेशंस करना पड़ेगा, डिसीजंस लेने पड़ेंगे, कंटिन्यू आपको डिसीजंस लेना पड़ेगा। ये डिसीजन नेगेटिव, तीसरा पॉइंट, ये नेगेटिव भी हो सकते हैं और पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है, ये नेगेटिव डिसीजन भी हो सकते हैं और पॉजिटिव डिसीजन भी हो सकते हैं। ठीक, पॉजिटिव डिसीजन भी हो सकते हैं। ठीक है, और ये निर्णय कार्यक्रमिक या अकार्यक्रमिक भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जो विशेषताएं हैं मार्केटिंग डिसीजंस की, आप सुन के शायद आई होप कि आप वो सब नोट कर रहे होंगे ये विशेषताओं को। ठीक है, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ मार्केटिंग डिसीजन, मतलब विपणन निर्णयों के प्रकार। विपणन में निर्णय लेने के कितने प्रकार हैं, ये सारे आपके, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको फिर से बोलना चाहूँगी, आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से समझिए, कॉपी पेन सामने रखिए और जो मैं आपको बता रही हूँ आप उसको लिखते जाइए। ठीक है, तो इस टाइप्स ऑफ मार्केटिंग में पहला है व्यू रचना संबंधित, स्ट्रेटेजिक डिसीजन। क्या होता है स्ट्रेटेजिक डिसीजन? ये स्टैटिक मतलब क्या होता है? ऐसा चीज़ जो चेंज ना हो, जो बहुत लंबे समय तक रहे, जिसका यूज़ बहुत लंबे समय तक के लिए हो। इसमें उन निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है। स्ट्रैटेजिक डिसीजन में उन निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है जो संगठन के उद्देश्य को विस्तार पूर्वक स्पष्ट करते हैं, साधनों का उपयोग दीर्घकाल तक करने हेतु लक्ष्य एवं नीति निर्धारण करते हैं। ठीक है, ये उद्देश्य को विस्तार पूर्वक मतलब एक वाइड एरिया में ये क्या करते हैं, उसको स्पष्ट करते हैं, और ये लॉन्ग टर्म होता है। और ये जो होता है ये उपलब्ध अवसरों और बाह्य वातावरण, जो बाहरी वातावरण है उससे अफेक्टेड होता है। ठीक है, ये जो डिसीजन होता है, देखिए टू टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंट आर देयर इन इकोनॉमिक्स। एक होता है इंटरनल इन्वायरमेंट और एक होता है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। इंटरनल इन्वायरमेंट मतलब आपके कंपनी के अंदर का, आपकी पॉलिसीज़, आपके प्रोसीजर, आपका एडमिनिस्ट्रेशन, आपके वर्कर, वो कैसे हैं, वो क्या होता है, इंटरनल में आता है। एक्सटर्नल मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स, मार्केट का डिमांड, बाहर का लीगल टेक्निकल, ठीक है, कंपटीशन इन्वायरमेंट, वो सारे क्या होते हैं, हमारे एक्सटर्नल होते हैं, जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर होते हैं। और इंटरनल वो होते हैं जो हमारे कंट्रोल में होते हैं। हम उसमें कुछ कंट्रोल रख सकते हैं, पर हम गवर्नमेंट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं रख सकते। गवर्नमेंट जैसा हमको टैक्स लगा के या जैसा हमको सामान बेचने को बोलेगा, हम उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे। और इंटरनल मतलब होता है जिसमें हम अपने पॉलिसीज़ वगैरह को चेंज करके और भी कुछ इनोवेशंस कर सकते हैं, कुछ स्टेप्स न्यू ले सकते हैं। तो जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है, ये जो होता है अफेक्टेड होता है इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ठीक है, ये किससे अफेक्टेड होता है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होता है।
ये जो है बाहरी वातावरण के कारण उत्पन्न समस्याओं के अनुरूप अपने साधनों को एडजस्ट करता है। ठीक है, बाहरी वातावरण से अगर कोई इफ़ेक्ट हो रहा है उसके संसाधन, तो वो उस समस्याओं को बाहरी गवर्नमेंट पॉलिसीज़ प्रोसीजर के कारण अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपके मार्केटिंग डिसीज़न लेने में, तो ये उस हिसाब से अपने डिसीज़न को क्या करता है, एडजस्ट करने का कोशिश करता है। ठीक है, उत्पादन के विपणन के क्षेत्र में सीमाबद्ध करता है उसको। ठीक, ये वितरण के माध्यम, पूंजीगत व्यय मतलब कैपिटल एक्सपेंसेस, इन सारे से रिलेटेड डिसीजन होता है। इट मीन्स डैट कि स्ट्रैटेजिक डिसीजन जो होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। और ये अफेक्टेड किससे होता है, ये वन लाइनर क्वेश्चंस में आपके आ सकते हैं कि ये लॉन्ग टर्म डिसीजंस होते हैं और ये जो है अफेक्टेड होते हैं हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। ठीक है, उसके बाद सेकेंड पॉइंट आता है हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव, ये नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंटरनल होगा। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन जो होता है, आंतरिक प्रशासन, ये जो था एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से अफेक्टेड था। ठीक है, और ये है इंटरनल इन्वायरमेंट से अफेक्टेड है। ठीक, इसमें उन निर्णयों को सम्मिलित किया जाता है जो उपक्रम के संसाधनों तथा अनुकूलतम कार्य निष्पादन की सुविधाओं से संबंधित होते हैं। ठीक है, जैसे स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में सुधार करना है, ढांचे में सुधार करना है, अधिकारी सत्ता, इट मीन अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी में कोई चेंजेस लाने हैं, कोई MIS मार्केटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम में कोई चेंजेस लाने हैं, आपको अपनी नीतियों में कोई परिवर्तन लाना है, आपको कोई अपने अंदर का स्ट्रक्चर जो अधिकारी ऊपर बैठा है उसको और प्रमोट करना है, या नीचे जो वर्कर हैं उसको कोई दूसरा पोजीशन देना है। ये सारे जो डिसीजंस होते हैं, जब आप एक मार्केटिंग रिसर्च करेंगे तो वो सारे डिसीजन किस में आएंगे, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव, वो डिसीजन किस में आएंगे, आपके एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस में। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेटिंग डिसीजन। ठीक, इसको कहते हैं परिचालन संबंधी। ये डेल द्वारा जिन कार्य निर्णयों का उल्लेख किया जाता है उनको ही परिचालन संबंधित निर्णय माना जा सकता है। मतलब जो डे टू डे ऑपरेशंस में हमारी जो डिसीजंस हम लेते हैं क्विक, कुछ समय के लिए, स्ट्रेटेजिक डिसीजन होता है जो लॉन्ग टाइम के लिए होता है, ऑपरेटिंग जो होता है जो शॉर्ट टाइम में हमको जो क्विक डिसीजन लेने हैं, शॉर्ट टाइम से रिलेटेड डिसीजंस लेने हैं, वो किस में आता है, हमारा ऑपरेटिंग डिसीजन में। प्रशासनिक निर्णयों के कार्य के रूप में परिणत करना है और उन्हें गति प्रदान करना है। विपणन, बजट, उत्पादन लक्ष्य, विक्रय लक्ष्य, कर्मचारी प्रशिक्षण और विकास। ठीक है, मतलब एम्प्लॉयज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें जो होती हैं वो क्या होती हैं इसमें ऑपरेटिंग डिसीजन। मतलब इन तीनों में से आप एक नट शेल निकालें तो स्ट्रेटेजिक जो होता है लॉन्ग टर्म के लिए होता है और जो ऑपरेटिंग होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। स्ट्रेटेजिक जो है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से एक्सपेक्टेड रहता है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो है इंटरनल इन्वायरमेंट से अफेक्टेड होता है। ठीक है, अब आते हैं विपणन के प्रमुख निर्णयन के क्षेत्र। व्हाट आर द स्कोप्स, क्या क्षेत्र है। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आता है सेगमेंटेशन डिसीजन। ठीक है, खंडकरण निर्णयन। सेगमेंटेशन डिसीजन क्या होता है, हम पूरे बाजार को कुछ छोटे छोटे खंड में बांटकर डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं। किस खंड या बाजार को लक्ष्य बनाना चाहिए, इट मीन्स हम इसमें सोचते हैं कि बेबी प्रोडक्ट बनाएं, कि एल्डर्स के लिए प्रोडक्ट बनाएं, कि मदर्स से रिलेटेड प्रोडक्ट बनाएं, कि टीनेजर्स के लिए प्रोडक्ट बनाएं। हम अपने जो मार्केट हैं
उसको किसी एक स्पेसिफिक चीज़ों के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम उसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने बताया पर्सन्स के अकॉर्डिंग। अगर मैं इसी को और दूसरे शब्दों में बोलूँ तो हम इसको कम आय वाला बाज़ार, कम आय वाली वस्तुएं, जो कम आय रखते हैं उनके लिए वस्तुएं बनाएं, कि जो ज़्यादा पैसे रखते हैं उनके लिए वस्तुएं बनाएं, मतलब ये अमीरों के लिए सामान बेचें या बनाएं, कि थोड़े जो मिडिल क्लास हैं उनके लिए बनाएं, या फिर जो बहुत पुअर हैं वो एफर्ट कर सके ऐसा प्रोडक्ट बनाएं। क्या करें? सेगमेंट करना मतलब होता है उसको खंडों में बांटना, ठीक है। या फिर आप उसके भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से उसको कर सकते हैं कि अच्छा ये बड़ा वाला एरिया है तो हमको मेट्रो सिटीज़ में बेचना है, उसका ये मार्केटिंग वास्ट है, या फिर छोटे मार्केट में बेचना है, कैसा काम करना है, सेगमेंट करते हैं हम। जो मार्केट है उसको डिफरेंट वे में सेगमेंट करते हैं, ठीक है। आप इसमें एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक बात मैं आपको बताने जा रही हूँ, आप उसको प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। कोटलर जो फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट है, कोटलर जो फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट हैं, उन्होंने जो ये मार्केटिंग जो डिवाइड किया है उसको बहुत ही अच्छे एक शब्दों में उन्हें एसटीपी में डिस्क्राइब करने की कोशिश की है। डिसीजंस को एसटीपी में बांटा है। एस मतलब होता है सेगमेंटेशन डिसीजन, फिलिप कोटलर जी ने बोला है, ठीक है। दूसरा होता है टारगेटिंग, और तीसरा होता है पोजीशनिंग। अब ध्यान से समझिए, सेगमेंटेशन मतलब होता है, मैं इंग्लिश में अगर कहूँ तो सेगमेंटेशन इज द सब डिवीजन ऑफ मार्केट इनटू होमोजीनियस सबसेट ऑफ कस्टमर्स वेयर एनी सबसेट में कन्वेंसिबल टू सेलेक्ट ऑन मार्केट टारगेट टू रीच विद इन ए डिस्टिंक्ट मार्केटिंग मिक्स। मतलब हम पहले पूरे बाजार को बहुत सारे भागों में बांट लेते हैं। मैंने अभी बताया आपको, आप किसी भी सेगमेंट में आप उसको बांट लीजिए, ठीक है। फिर उस सेगमेंट में से आप मान लीजिए वुमेन्स को ले रहे हैं बाज़ार में, आप चाइल्ड है, आप अपनी लोगों के हिसाब से बाज़ार को बांटा है। समझ लीजिए समझ लीजिए कि बुजुर्ग हैं, ओल्ड हैं, मैन, या फिर मैन के हिसाब से वुमेन्स, चाइल्ड, आपने मार्केट को ऐसा बांट लिया है, ठीक है, सेगमेंट कर लिया है। उसके बाद आप टारगेट कर रहे हैं वुमेन्स को, ठीक है। टारगेटिंग में क्या होता है, उन सेगमेंट में से किसी एक को टारगेट करना, ठीक है। वुमेन्स को टारगेट कर दिया, और वुमेन्स में आपने किसी को कर लिया गर्ल्स या वुमेन्स, टीनेजर, अंडर 18, ओवर 18 गर्ल्स, और आप स्पेशली उन लोगों, उस गर्ल्स या उस वुमेन से रिलेटेड कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है। तो एस मतलब हो जाता है आपने सेगमेंट कर लिया, फिर आपने उस सेगमेंट करके किसी एक फील्ड को, किसी एक सेगमेंट को आपने टारगेट किया। अब फिर आता है पोजीशनिंग। अब उस टारगेट मार्केट के माइंड में पोजीशन बनाना, उसके दिमाग में पोजीशन बनाना, अपनी एक अच्छी इमेज बनाना, ताकि वो आपका प्रोडक्ट खरीद सके। मतलब आपने सबसे पहले क्या किया, बाज़ार को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, उस पार्ट्स में से किसी एक पार्ट को आपने टारगेट किया, और उस टारगेट मार्केट के दिमाग में आप क्या कर रहे हैं, पोजीशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारा प्रोडक्ट जो है ले ले। चाइल्ड, या फिर आप जैसे चाइल्ड वाले कोई प्रोडक्ट बना दे रहे हैं, जो बच्चों के लिए प्रोडक्ट होता है, नेपी बच्चों के लिए कोई भी प्रोडक्ट होता है, जैसे उन्होंने वो पहनते हैं, आप उनके लिए ले लीजिए कि हनी
हनी निप्पल करके आता है, ठीक है, हनी निप्पल करके आता है छोटा सा। बच्चों के लिए टॉयज़ हैं, बच्चों के लिए, गर्ल्स के लिए अगर आप गर्ल्स को टारगेट बना रहे हैं तो गर्ल्स वियर्स कोई चीज़ें आप दिमाग में रख रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आप उनके दिमाग में पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। आप थ्रू एडवर्टाइजमेंट, थ्रू लेक्चर, थ्रू डिफरेंट सोर्सेस आप उसके माइंड में जगह बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो वो आता है हमारा सेगमेंटेशन ऑफ डिसीजन में। फिर दूसरा होता है प्रोडक्ट डिसीजन। इसमें आता है क्या उत्पाद विशेषताओं को सम्मिलित किया जाए, मतलब हमारा जो प्रोडक्ट है उसके क्या क्या कैरेक्टर होने चाहिए, कैसा होना चाहिए, टेस्ट के अकॉर्डिंग बनाएं, कलर के अकॉर्डिंग बनाएं, फैशन के अकॉर्डिंग बनाएं, कैसा प्रोडक्ट होना चाहिए, क्या प्रोडक्ट बनाएं, किस प्रकार की प्रस्तुति की जानी चाहिए, पैकेज जो पसंद करते हैं उस तरीके का प्रोडक्ट बनाना चाहिए। मतलब आप बोले तो ऐसा लक्स साबुन बनाएं कि आप सिर्फ ऐसा वाला लक्स का साबुन बना दें तो लोग खरीद लें, कैसा प्रोडक्ट बनाएं। अभी इस लक्स में कोई आप ले लीजिए कोई भी, ठीक है, आप उसको कलर कर दीजिए, कोई भी कलर आप इसमें यूज़ कर लीजिए, आप इसको कलर करके करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। आप जैसा लक्स का प्रोडक्ट आज तक किसी ने देखा नहीं होगा, आपने वैसा कोई लक्स का मार्केट में सामान लेके आ गए आप, ठीक है। तो आप प्रोडक्ट के हिसाब से आप अपनी चीज़ें लाइए, मतलब प्रोडक्ट कैसा हो, प्रोडक्ट बाहरी दिखावट से अच्छा हो कि उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी होनी चाहिए, कैसा हो, आपको उससे वो आप मार्केटिंग जब रिसर्च करेंगे तो उस रिसर्च से आप क्या करेंगे, एक डिसीज़न आपको लेना होगा, ठीक है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन डिसीज़न, आपने प्रोडक्ट बना के तैयार कर दिया, वो यूज़लेस है जब तक वो लोगों तक नहीं पहुंच जाता। तो आप यहाँ पे ये निर्णय लेंगे कि मेरा जो तैयार माल है वो कैसे मेरे टारगेट कंज्यूमर के पास पहुँच सके, मैं अपने माल को कैसे उस टारगेट कंज्यूमर के पास पहुँचा सकूँ। आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन डिसीज़न लेंगे, कैसे पहुँचाएंगे, थ्रू एयरवेज, रेलवेज, ठीक है, रेलवे से, बस से, कैसे होलसेलर को देंगे, रिटेलर से ले जाएंगे कि डायरेक्ट कंज्यूमर को आप ही देंगे, आप उस डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन में आप डिसीजन लेंगे। फिर होता है एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन, आपने सेगमेंट कर लिया, आपने किसके लिए बनाना है प्रोडक्ट करके आपने सोच लिया, आपने उसके लिए प्रोडक्ट भी बना लिया, आपने सारी चीज़ें तैयार भी कर ली, ठीक है। अब बारी आती है कि कौन खरीदेगा, और कौन खरीदेगा तो क्यों खरीदेगा, और क्यों खरीदेगा तो वो कैसे जानेगा कि आपके प्रोडक्ट में क्या खासियत है, ठीक है। आप एक एक लोगों को तो अपनी फैक्ट्री में बुला के नहीं दिखा सकते ना कि देखो मैं एकदम शुद्ध देसी घी, अमूल जो प्रोडक्ट होते हैं वो शुद्ध देसी घी से बने होते हैं, एकदम प्योर होते हैं। अमूल के श्रीखंड खा लो आप उसके मलाई खा लो, दूध ले लो, लस्सी ले लो, सब एकदम जो है प्योर होते हैं। आप उसको कैसे लोगों को बताएंगे, आप थ्रू एडवर्टाइजिंग। आप प्रमोट कैसे करेंगे, आप चिक चिक के बोलेंगे कि मेरा प्रोडक्ट अच्छा है, आप उसको रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो बहुत सारे टेक्निक हैं एडवर्टाइजिंग्स के, जिसमें सेल्स प्रमोशन, पब्लिक रिलेशन, डोर टू डोर मार्केटिंग, ठीक है, आप डायरेक्ट मार्केटिंग, आप कौन सा इन सारे टूल्स में से कौन सा टूल्स यूज़ करेंगे अपने जो मार्केट है, अपना जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए, आप टारगेट मार्केट के कंज्यूमर को सेटिस्फाई करने के लिए, जो टारगेट मार्केट में कंज्यूमर आपकी राह देख रहा है, आप उसकी इच्छाओं में
कैसे उतरेंगे? तो आप उसको कैसे बताएंगे कि हमने आपके लिए ऐसा प्रोडक्ट ले आया जैसा आप चाहते थे? तो थ्रू एडवर्टाइजमेंट, इट इज़ एडवर्टाइजमेंट एंड डिफरेंट प्रमोशन टूल्स आर देयर। बहुत सारे प्रमोशन टूल्स हैं, उसमें मैंने आपको कई बार बताया है कि डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है, डायरेक्ट जिस कंज्यूमर को बिना किसी मीडिएटर के आप डायरेक्ट उसको सामान बेच रहे हैं। सेल्स प्रमोशन कर रहे हैं। सेल्स प्रमोशन मतलब होता है कि आप एक सैंपल दे के उसको टेस्ट करवाने की कोशिश कर रहे हैं, कैसा है बताइए, ठीक है। पब्लिक रिलेशन बनाने की कोशिश कर रहे हैं, पब्लिसिटी करने की कोशिश कर रहे हैं, पर्सनल सेलिंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हैं एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशंस के। आपको यहाँ पे डिसीजन लेना है कि आप कौन से एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन टूल यूज़ करेंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये मैंने लास्ट में लिखा है बट इट इज़ नॉट द लीस्ट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप क्या प्राइस रखेंगे उसकी कि वो आपके एटलीस्ट कॉस्ट को कवर कर पाए। इस संबंध में विपणन प्रबंधक को यह निर्णय लेना होता है कि वस्तु एवं सेवाओं का कितना मूल्य किया जाना चाहिए, कितना वसूल किया जाए, हम उस मूल्य को कितना मूल्य रखें, ठीक है, और विक्रय प्रस्तुत किया जाना चाहिए। प्रतिस्पर्धा कीमतों को ध्यान में, मतलब कंपटीशन मार्केट में प्राइस का जो कंपटीशन है उसको हमको ध्यान में रखना चाहिए। एटलीस्ट हम जो खर्च लगाए हैं वो सारे खर्च हमारे निकल जाएं। ऐसे कुछ डिसीजंस जो हैं हमको इस प्राइस डिसीजन में लेने होते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि सेगमेंटेशन डिसीजन क्या होता है, प्रोडक्ट डिसीजन क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजन क्या होता है, एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन, प्राइसिंग डिसीजंस। ओके, तो आगे चलते हैं। फैक्टर अफेक्टिंग मार्केटिंग डिसीजन, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमारी मार्केटिंग डिसीजन को क्या करती है, प्रभावित करती है। उसमें पहला है नेचर ऑफ प्रोडक्ट, वस्तु का स्वभाव, कैसा वस्तु है बेच रहे हैं आप, कंज्यूमर गुड्स बेच रहे हैं जो डायरेक्ट कंज्यूमर, उपभोक्ता जो सीधा उसको उपभोग कर ले, या आप इंडस्ट्रियल गुड बेच रहे हैं, मतलब आपका जो सामान है वो किसी इंडस्ट्री का रॉ मटेरियल का काम करेगा क्या, जिससे और आगे कोई दूसरा प्रोडक्ट बन के तैयार होगा। आप कैसा सामान बेच रहे हैं, आपके सामान का नेचर क्या है। तो सारे डिसीजन प्रोडक्ट के नेचर पे भी डिपेंड करता है। दूसरा, संस्था की प्रकृति, नेचर ऑफ इंस्टीट्यूशन, आपकी संस्था की आर्थिक स्थिति कैसी है, आपका जो इंस्टीट्यूट है वो इकोनॉमिकली कितना पैसा है आपके पास, आपके मैन पावर, आपके कर्मचारी कैसे हैं। आपने डिसीजन तो ले लिया हम एक दिन में 2 लाख से 3 लाख चीज़ें बनाएंगे और मार्केट में बेचेंगे, हमको पता चल गया मार्केटिंग रिसर्च से कि हम अगर ये काम कर लिए तो हम बहुत पैसे कमाएंगे, पर आपको देखना पड़ेगा कि क्या आपके इंस्टीट्यूशन में उतने पैसे हैं, आपके मैन पावर कितने हैं, क्या ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। आपको इन सारी चीज़ों को भी लेके चलना होगा, ठीक है। फिर आता है प्रतियोगिता, मार्केट में बहुत कंपटीशन है, ठीक है, तो कंपटीशन के अकॉर्डिंग आपको निर्णय लेने पड़ेंगे। यदि मूल्य संबंधित निर्णय लेना है तो बाजार में प्रतियोगिता की स्थिति शून्य है, समान है, ऊंची है तो ऊंची मूल्य निर्णय ले लो, ठीक है। और अगर इसके विपरीत अगर टफ कंपटीशन है तो आपको मूल्य को वहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेगा। मतलब अगर आप मोनोपोली हैं, आपको पता है मोनोपोली मार्केट, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, आप याद करेंगे तो वो प्राइस मेकर होता है, वो प्राइस मेक करता है। लोगों को यूज़ करना है तो करे, नहीं तो जाए, ठीक है। पर वी आर बिजनेसमैन, हम
इम्परफेक्ट कंपटीशन के हिस्सेदार हैं, बहुत कंपटीशन है, बहुत सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, मतलब आपके कोका कोला का प्राइस आपने ज़्यादा कर दिया या क्वालिटी आपने कम कर दी तो लोग थम्स अप के तरफ जाएंगे, पेप्सी पिएंगे। ठीक है, तो आपको कंपटीशन को देखकर भी सारे निर्णय लेने पड़ेंगे। नेचर ऑफ मार्केट, मार्केट का नेचर कैसा है, आपके मार्केट का नेचर कैसा है? क्या आपके मार्केट में ग्राहकों की संख्या ज़्यादा है, उन ग्राहकों का परचेसिंग पावर अच्छा है, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अच्छा है, वो अच्छा, उनका आय का स्तर अच्छा है, कैसा है? कौन से मार्केट को आपने टारगेट किया है? आपने टारगेट तो कर दिया कि मैं यहाँ सामान बेचूंगा, तो आप वहाँ पे क्या देखेंगे? नेचर ऑफ मार्केट भी देखेंगे। फिर लीगल फोर्सेस, ज़्यादा कानूनी परपंच तो नहीं है वहाँ पे, ज़्यादा कानूनी चीज़ें, रूल रेगुलेशन तो हमको फॉलो तो नहीं करना पड़ेगा वहाँ पे, ज़्यादा रोक टोक कानून का तो नहीं है ना जहाँ जिस मार्केट को हम टारगेट किए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम लीगल फोर्स में देखेंगे। फिर आता है सोशल फैक्टर। भारतीय हैं हम, सोशल फैक्टर को तो ज़रूर ध्यान में रखना होगा, और इवन मैं तो बोलती हूँ हर मार्केट में, इन एवरी मार्केट इट्स प्ले वेरी इम्पोर्टेंट रोल। ठीक है, इट्स प्ले वेरी इम्पोर्टेंट रोल। वहाँ का कल्चर कैसा है, आप जिस मार्केट को, मैंने सबसे पहले आपको बताया था कि कल्चर आप ऐसे विज्ञापन डाल दिए जिस विज्ञापन को एक फैमिली बैठ के देख नहीं सकती, वो उसके कल्चर में नहीं है। आपने वल्गर सा कोई विज्ञापन, अश्लील का कोई विज्ञापन डाल दिया, ठीक है, आपने तो क्या वो आपका प्रोडक्ट खरीदेगा? वो तो देखेगा ही नहीं, तो खरीदेगा कैसे? ठीक है, उसकी भौतिक रहन सहन, भौतिकता, उसका वहाँ उस सोसाइटी का एजुकेशन लेवल, वो स्टैंडर्ड कैसे रहते हैं, वो सारी चीज़ों भी आपके मार्केटिंग डिसीजन में बहुत हेल्प करती है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में टेक्निक्स ऑफ मार्केटिंग डिसीजन पढ़ेंगे। ठीक है, टेक्निक्स के बाद हम पढ़ेंगे प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग डिसीजन, उसके बाद मार्केटिंग डिसीजन रिसर्च, और इसमें क्या क्या एरर्स होते हैं, रिसर्च करने के समय क्या क्या गलतियां हो जाती हैं, वो देखेंगे। तब तक के लिए आप इसको रिवाइज़ कीजिए, और मैं जो बोलती हूँ आप उसको छोटा छोटा नोट्स बना के रखिए, जो आपको एग्ज़ाम में बहुत ही काम आएंगे। बहुत सारे चीज़ें आप एक साथ एग्ज़ाम के समय देख के जाएंगे तो आपसे शायद ना हो पाए, बट आप मेरे बातों को याद करेंगे और इस पॉइंट्स को बस एक नज़र में देख लेंगे तो आप एग्ज़ाम में उस चीज़ को लिख सकते हैं। ठीक है, सो स्टे सेफ, ठीक है, स्टे एट होम, गॉड ब्लेस यू।